Hello students, you all are cordially welcome to the BA Arts Topper. So वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज़ में BA 5th सेमेस्टर का यूनिट 1 जो हमने स्टार्ट किया था एंग्लो अमेरिका, इसके कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं अभी तक। फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉइल। इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आज हम करेंगे एग्रीकल्चर ऑफ एंग्लो अमेरिका। देखो, सारे टॉपिक्स जो अभी तक हमने किए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपने ज़रूर देखनी है वो वीडियोस और उनको याद रखना है। फिर आगे चलेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। सो एग्रीकल्चर में नॉन फॉरेस्टेड और नॉन माउंटेनियस रीजन जितना भी है एंग्लो अमेरिका का, वो सारा एग्रीकल्चरल यूज़ में है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, इन सबको भी आपने ना माइंड में रखना है और कोरिलेट करते हुए चलना है। तो ज़्यादातर जो एरिया है एंग्लो अमेरिका में वो क्या है, एक तो माउंटेनियस रीजन है, दूसरा कैनेडियन शील्ड में कोल्ड प्लेटू रीजन है जहाँ पे ग्लेशियर ज़्यादा मिलते हैं, और सारा मतलब स्नोई रीजन है। ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, ईस्टर्न पार्ट भी हाईलैंड है और वेस्टर्न पार्ट भी माउंटेनियस है। तो बीच में सिर्फ हमारे पास सेंट्रल लोलैंड्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि एंग्लो अमेरिका का ज़्यादातर जो नॉन फॉरेस्टेड है, जहाँ पे एक तो फॉरेस्ट नहीं है और जहाँ माउंटेन्स नहीं है, तो उसमें जो भी पार्ट बचा उसका भी ज़्यादातर पार्ट क्या है, एग्रीकल्चर के यूज़ में है। मतलब जितना भी प्लेन एरिया बचता है हमारे पास, उसमें मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, जो कि टेम्परेट जोन में जो आ रहा है। फ्रिजिड जोन को निकाल दीजिए। टेम्परेट जोन में जो रीजन है सेंट्रल लोलैंड्स का, वो एग्रीकल्चरल यूज़ में है। और प्रिंसिपल एरियाज जो कल्टीवेशन के हैं वो कंपैरेटिवली वार्म एंड मॉइस्ट साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट पे लोकेटेड है। एंग्लो अमेरिका का साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट कहाँ पे है? दिस इज साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट। यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, और एंग्लो अमेरिका के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, उसमें आपको ये 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट है हेट्रोजेनस एग्रीकल्चरल पैटर्न, दूसरा क्रॉप बेल्ट्स, थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, हाई यील्ड्स और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी क्रॉप्स की यहाँ पे फार्मिंग होती है, और एक ट्रक फार्मिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो अमेरिका का एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे, इनके क्या मीनिंग है। फर्स्ट है हेट्रोजेनस एग्रीकल्चरल पैटर्न। इसका मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चरल पैटर्न जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वेरिएशंस मिलती हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो वेरिएशंस क्यों मिलती हैं? देखो, एक तो फिजियोग्राफी भी कॉम्प्लेक्स है एंग्लो अमेरिका की, दूसरा क्लाइमेट में वैरायटी मिलती है, ड्रेनेज पैटर्न भी डिफर करते हैं। तो इतनी सारी जो वैरायटी हमें मिलती है, हर एक चीज़ में मिलती है, सॉइल्स में मिलती है, क्लाइमेट में, फिजियोग्राफी में, तो इसीलिए एग्रीकल्चर में भी वैरायटी देखने को मिलेगी। बिकॉज कहीं कैसा क्लाइमेट है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी, कहीं अलग तरह का है तो वहाँ पे जो भी उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल क्रॉप है या जिस सॉइल में, तो उस तरह के वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर होता है। तो हेट्रोजेनस एग्रीकल्चर पैटर्न है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ तक एक ही क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो नॉर्थ में अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होती है वो साउथ में नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन क्लाइमेट। ठीक है, और सिर्फ क्लाइमेट में ही नहीं, कई सारी चीज़ों में वेरिएशन के कारण ऐसा है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चरल पैटर्न हेट्रोजेनस है। साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वैरायटी है, जिस वजह से मोस्टली हेट्रोजेनस एग्रीकल्चरल पैटर्न साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में ही हमें मिलता है, जो मैंने अभी आपको मैप में शो किया था। और नॉर्थ की अगर बात करें, एंग्लो अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपको पता है कि फ्रिजिड जोन के पास वाला रीजन है। फ्रिजिड जोन भी अगर निकाल दो, चलो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, तो उसके थोड़ा सा साउथ में देखो तो जो नॉर्दर्न पार्ट है, माउंटेनियस रीजन जहाँ पे है, वहाँ पे क्या होता है कि ग्रासेस ग्रो करती हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो कि पास्चर्स के लिए फॉडर क्रॉप का काम करती है। तो वहाँ पे जहाँ फॉडर क्रॉप होगी तो वहाँ डेयरी कैटल्स को भी लोग डोमेस्टिकेट करेंगे। ठीक है, तो
नॉर्थ में डेयरी कैटल्स हैं। एंग्लो अमेरिका में डेयरी कैटल्स को लोग डोमेस्टिकेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे फॉडर क्रॉप अवेलेबल है। तो उस क्लाइमेट में क्योंकि ड्राई कंडीशंस होती हैं, जो ठंडा एरिया है वहाँ पे ड्राई कंडीशंस मिलेंगी और कूल क्लाइमेट मिलेगा, तो वहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ पे ग्रास ग्रो करती है फॉर फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, फॉडर क्रॉप या पास्चर्स के लिए जो भी फॉडर है वहाँ पे मिल जाता है। स्प्रिंग व्हीट जो है वो मेजर पार्ट ऑफ इनकम है वेस्टर्न रीजन का। एंग्लो अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे स्प्रिंग व्हीट ग्रो किया जाता है, और जबकि साउथवर्ड अगर जाएँ तो व्हीट और मेज देखने को मिलेगा। मैप में भी आपको ये दिखा दूंगी कि किस तरह से वैरायटी है एंग्लो अमेरिका के एग्रीकल्चर में। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप बेल्ट्स। क्रॉप बेल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंग्लो अमेरिका के एग्रीकल्चर में। ये क्या है, देखो यहाँ पे ना एनवायरमेंटल कंडीशंस एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे सिमिलर हैं, तो उस रीजन पे एक लार्ज कंटिन्यूस एरिया जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को डिवोटेड है। एक एरिया में अगर एक ही तरह की क्रॉप ग्रो की जा रही है तो वो उस क्रॉप की बेल्ट बन जाती है। उस रीजन को उस पर्टिकुलर क्रॉप की बेल्ट बोलते हैं। और वहाँ यहाँ पे ना बहुत सारी बेल्ट्स हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कॉटन ग्रो की जाती है, उसको नाम दे दिया कॉटन बेल्ट। वीट की बेल्ट अलग है, कॉर्न की अलग है। तो इस तरह की ना बेल्ट्स हैं एंग्लो अमेरिका में। मैप में मैं दिखा देती हूँ। ये अलग अलग कलर से जो रीजन शो किए हैं ना, ये डिफरेंट क्रॉप्स की बेल्ट्स हैं। ठीक है, तो क्रॉप बेल्ट्स जो है ये चीफ करेक्टरिस्टिक है एंग्लो अमेरिका के एग्रीकल्चर का। इन द रीजन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस लार्ज कंटिन्यूअस एरियाज आर डिवोटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप विच इज कॉल्ड क्रॉप बेल्ट। और बहुत सारी क्रॉप बेल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कॉटन बेल्ट, व्हीट बेल्ट और कॉर्न बेल्ट लिख लेना। फाइन। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब है कॉमर्स के लिए, मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए यहाँ पे फार्मिंग होती है। कोई सब्सिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता। जैसे इंडिया में मोस्टली जो फार्मिंग होती है वो होती है सब्सिस्टेंस टाइप की, जहाँ पे लोग अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं। जबकि एंग्लो अमेरिका में ना तो इतनी पॉपुलेशन है ना ज़्यादा पॉवर्टी है, तो उनको जो फार्मिंग वो करते हैं वो कमर्शियल गेन के लिए करते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग वो प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉप्स एंड एनिमल्स वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेस करते हैं और मार्केट में सेल करके प्रॉफिट गेन करने के लिए, ना कि सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड उनकी फार्मिंग होती है। यहाँ की जो फार्मिंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ हाइब्रिड एंड अर्ली मैच्योरिंग एंड डिसीज फ्री एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ सीड्स। तो सीड्स की जो वैरायटी किस तरह की होती हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट, जो ड्रॉट की कंडीशंस को भी अडेप्ट कर सके, उनको झेल सके, और डिसीज़ फ्री, और इस तरह की होती हैं जो जल्दी पक जाती हैं। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ वो यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का भी एम्पल यूज़ उनकी फार्मिंग में होता है। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि वो मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और मशीन्स का क्यों करते हैं, देखो एंग्लो अमेरिका की पॉपुलेशन ना ज़्यादा नहीं है, जबकि लैंड एरिया उनके पास बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन कम है तो एग्रीकल्चर के लिए लेबर उनके पास बहुत कम है, शॉर्टेज है एग्रीकल्चर लेबर की। दैट इज़ वाई मशीन्स जो हैं ज़्यादातर फार्मिंग का काम करती हैं। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है हाई यील्ड्स एंड लार्ज टोटल प्रोडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वो मशीन्स का यूज़ करते हैं और मैकेनाइज्ड उनकी फार्मिंग है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को वो यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स वगैरह का वो एम्पल अमाउंट में यूज़ करते हैं फार्मिंग में, तो उनकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है ना वो लार्ज अमाउंट में होती है और हाई यील्ड की होती है। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूज़ जो होता है मॉडर्न फार्म इनपुट्स का, मैनेजमेंट होती है ठीक से, और जो सीड्स वो यूज़ करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ लार्ज टोटल प्रोडक्शन होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स है स्पेशली, इसकी कुछ क्रॉप्स में हाईएस्ट रैंकिंग होती है वर्ल्ड में। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स की हाईएस्ट रैंकिंग है, ठीक है, वर्ल्ड में। और ज़्यादातर जो इनका मतलब एक्सपोर्ट के लिए भी इनके पास ना काफ़ी इनफ सरप्लस रहता है। फाइन। नेक्स्ट
नंबर ऑफ क्रॉप्स आर रेज्ड। देखो ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, हर तरह की क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स में जैसे राइस, शुगर केन, कॉर्न, कॉटन, टोबैको। टेम्परेट क्रॉप्स में जैसे वीट, ओट्स, बार्ले, राई, शुगर बीट और बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। तो इतना वास्ट लैंड एरिया है, हर तरह का क्लाइमेट मिलता है। कोई क्लाइमेट ऐसा नहीं होगा जो एंग्लो अमेरिका में ना मिले। तो यहाँ पे क्योंकि इतने सारे क्लाइमेट्स मिलते हैं तो क्रॉप्स भी हर तरह की यहाँ पे ग्रो की जाती है। फाइन। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ट्रक फार्मिंग। ये 2 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखो मार्केट गार्डनिंग को एंग्लो अमेरिका में ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कल्टीवेट किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, और मार्केट भी ना डिस्टेंट लैंड्स में सेल करने के लिए। ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि किसी किसी जगह की ना कोई चीज़ फेमस होती है। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का कुछ फेमस है, उसकी कल्टीवेशन करके जब उसको डिस्टेंट लैंड्स में बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे स्टेट्स में, तो उसकी जो प्राइस है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन है ना वहाँ का, वो बहुत ही क्विक है, जिससे यूएस के जो फार्मर्स हैं वो इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ना अपनी कंट्री के सारे पार्ट्स में बहुत ही शॉर्ट टाइम में भेज देते हैं। तो एक्सपोर्ट का काम ये बहुत जल्दी करते हैं ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो इसीलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा है। असल में इसमें होता क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, जिनको ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन से थ्रू आउट द कंट्री इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। इसको मार्केट गार्डनिंग भी कहते हैं, और एंग्लो अमेरिका में पर्टिकुलरली इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो ट्रक्स के थ्रू होता है। फाइन। नेक्स्ट ये एंग्लो अमेरिका का एग्रीकल्चर का मैप है, मेजर क्रॉप्स का ये मैप है। इसमें डिफरेंट क्रॉप्स जो आपको दिखाई दे रही हैं इनको हमने करना है। फर्स्ट है वीट एक मेजर सीरियल क्रॉप है एंग्लो अमेरिका की, और ये यहाँ के कमर्शियल गेन फार्मिंग के सिस्टम में फिट बैठती है बहुत, क्योंकि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन है। तो इस प्रोसेस से वीट की फार्मिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे होती है। फाइन। 2 तरह का वीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है, एक है स्प्रिंग वीट और दूसरा है विंटर वीट। और मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स की अगर बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं एंग्लो अमेरिका में जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होता है। एक है हार्ड विंटर वीट रीजन, दूसरा सॉफ्ट विंटर वीट रीजन, तीसरा है स्प्रिंग वीट रीजन, और फोर्थ है कोलंबिया प्लेटो रीजन। मैप में इसकी आप लोकेशन देखो, जो ग्रीन कलर से शो किया है, दिस इज स्प्रिंग वीट रीजन। इसके बाद यहाँ पे कोलंबिया प्लेटो वीट रीजन है, और यहाँ पे विंटर वीट रीजन, इसमें नॉर्थ वाला हार्ड विंटर वीट रीजन है, और जो साउथ वाला है वो है सॉफ्ट विंटर वीट रीजन। ये मैप में इनकी लोकेशन है, इनको डिटेल में हम कर लेते हैं। देखो हार्ड विंटर वीट रीजन जो है इसमें आएंगे नेब्रास्का, कंसस, ईस्टर्न कोलोराडो, ओक्लाहोमा और टेक्सास। इनके पार्ट्स से मिलकर बना है स्प्रिंग वीट रीजन। कंसस इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और 60% जो क्रॉप्ड एरिया है कंसस का वो वीट कल्टीवेशन के अंडर है। मतलब जितने एरिया में भी कंसस में एग्रीकल्चर होता है उसमें 60% शेयर जो है वो किसका है, वीट का। जेंटली रोलिंग प्लेन है जहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और फार्म्स का साइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादातर काम जो है वो मशीन्स के थ्रू होता है। ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्ट विंटर वीट रीजन, ये स्प्रेड है ओवर द स्टेट्स ऑफ मिजोरी, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में। यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका साइज़ भी कंपैरेटिवली स्मॉल है। ठीक है। नेक्स्ट स्प्रिंग वीट रीजन, ये है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स जो हैं यूएसए के, और जो कनाडा में प्रेरी लैंड्स हैं वहाँ पे ये रीजन लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती हैं और स्नोई होती हैं, रेनफॉल यहाँ पे कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रो करता है, और इसमें स्टेट्स जो आती हैं उसमें मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वेस्टर्न मिनेसोटा, ये यूएस की स्टेट्स हैं। इसके अलावा मैनिटोबा, सास्काचुवान और अल्बर्टा ये कनाडा के प्रोविंसेस हैं। फार्म्स का जो साइज़ है यहाँ पे लार्ज होता है, और 25% जो शेयर है यूएसए के वीट का वो स्प्रिंग वीट रीजन से आता है।
ठीक है। नेक्स्ट कोलंबिया प्लेटू रीजन है। ये कोलंबिया स्नेक प्लेटू जो है, यहाँ पे रिच लावा सॉइल मिलती है, जहाँ पे विंटर में एम्पल रेनफॉल होती है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो स्प्रिंग वीट हो या विंटर वीट हो, दोनों तरह का वीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और इस रीजन में आ जाते हैं वॉशिंगटन, ओरेगॉन, इडाहो, मोंटाना, ये सब यूएस की स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा। इसमें वॉशिंगटन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है मैप में। नेक्स्ट क्रॉप है कॉटन। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए की, और यूएसए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कॉटन का। पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एंग्लो अमेरिका नहीं, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रैंक है यूएसए का कॉटन प्रोडक्शन में। और वीट की तरह कॉटन भी दो तरह का एंग्लो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है, एक है अपलैंड अमेरिकन कॉटन और दूसरा सी आइलैंड कॉटन। अपलैंड अमेरिकन कॉटन जो है ये यूएसए के सदर्न पार्ट्स में ग्रो किया जाता है, और सी आइलैंड कॉटन जो है ये यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में ग्रो किया जाता है, इसका नाम है सी आइलैंड कॉटन। मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है वो कॉटन बेल्ट ही है। इसमें आ जाता है एरिया जो कि यूएसए में एक्सटेंड कर रहा है मेनली, जिसको कॉटन बेल्ट बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, अरकानसास, टेनेसी एंड टेक्सास। तो इन सभी स्टेट्स में ये एक्सटेंड कर रहा है। वेस्ट में कुछ न्यू एरियाज़ हैं जो कॉटन कल्टीवेशन में अब आ गए हैं, जैसे सॉल्ट और गिला रिवर वैलीज़ हैं ऑफ एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको, एंड सैन जोक्विन वैली ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये जो एरियाज़ हैं ये अब कॉटन की कल्टीवेशन के अंडर आए हैं। पहले सिर्फ कॉटन बेल्ट में ही कॉटन की कल्टीवेशन होती थी, और टेक्सास जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करती है यूएसए में। ठीक है, मैप में इसकी लोकेशन है, ये ब्लू कलर से जो बेल्ट बनाई है दिस इज़ कॉटन बेल्ट, ये वाली ओल्ड बेल्ट है, और ये कुछ न्यू एरियाज़ हैं जो कॉटन कल्टीवेशन में है। ठीक है, इसके बाद है कॉर्न। कॉर्न नेटिव और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है एंग्लो अमेरिका की। नेटिव है मतलब यहीं की ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, और ये ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ग्रो की जाती है। यूएसए की ज़्यादातर सभी स्टेट्स में ग्रो की जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ग्रो की जाती है कॉर्न बेल्ट में। हाईएस्ट वैल्यू कमोडिटी है ये यूएसए में। ठीक है, और कॉर्न बेल्ट जो एक्सटेंड कर रही है वो 1400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम सेंट्रल ओहायो टू सेंट्रल नेब्रास्का। इसमें आ जाते हैं इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनेसोटा, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, और कॉर्न बेल्ट की लोकेशन ये पिंक कलर से शो की है मैप में। ठीक है, तो ऐसा ही मैप आपने बनाना है, और बहुत मेहनत से मैंने ये मैप बनाया है, पीपीटी बनाई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है राइस और शुगर केन। राइस एंड शुगर केन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे मिलते हैं। ये मेनली कल्टीवेट किया जाता है गल्फ कोस्टल रीजन में। इसमें स्टेट्स आती हैं मिसिसिपी, लुइसियाना, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड हवाई आइलैंड्स। ठीक है, तो ऑरेंज कलर से जो शो किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो कोस्टल रीजन है दिस इज़ अंडर राइस एंड शुगर केन कल्टीवेशन। दोनों की सेम स्टेट्स हैं, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए दोनों इन एरिया में ग्रो किए जाते हैं। फाइन, तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स के साथ और चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैंने करा दिया। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वो प्लीज़ ज़रूर कर देना। और इसका जो पीडीएफ है नोट्स का वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैप स्टेंसिल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। बीए थर्ड ईयर का मैप स्टेंसिल का सेट अगर आपको चाहिए प्लास्टिक मटेरियल का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।